जो क्लास में है एक बार रिप्लाई करें। जो क्लास में है एक बार रिप्लाई करें। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है? भैया हाँ सर, लीजिए। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है तो एक बार रिप्लाई करके बताएं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो एंटीबॉडी है। आज का जो टॉपिक होगा वो एंटीबॉडी होगा, और एंटीबॉडी क्या है इसके बारे में जानते हैं। एंटीबॉडी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि एंटीबॉडी है क्या। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा डायग्रामेटिक, पहले डायग्राम से समझा लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। एंटीबॉडी, अब ये देखिए एंटीबॉडी है क्या ना, और एंटीबॉडी बनाता कौन है। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं प्लाज्मा बी सेल। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं कौन? प्लाज्मा बी सेल। अब हमें यह जानना है कि ये प्लाज्मा बी सेल हैं क्या, और एंटीबॉडी का ये प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। प्लाज्मा बी सेल जो होते हैं वो पार्ट होते हैं बी सेल का। बी सेल को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है दो भागों में। एक होता है आपका प्लाज्मा बी सेल, और एक होता है आपका मेमोरी बी सेल। एक होता है प्लाज्मा बी सेल और एक होता है मेमोरी बी सेल। आपके ये दो तरह के सेल होते हैं, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल, जो बी सेल को डिफरेंशिएट करने से बनते हैं। अब ये बी सेल को हम बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा, बेस से लेके चलते हैं। अब ये प्लाज्मा बी सेल बनाता है, प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडी का। प्लाज्मा बी सेल जो है वो क्या बनाता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। इसलिए प्लाज्मा बी सेल को हम फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल को। ठीक, यहां तक की बातें समझ में आई। अभी ये प्लाज्मा बी सेल, सॉरी बी लिम्फोसाइट क्या है ये देखना है हमको। बी लिम्फोसाइट, जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं, तो ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। एक है ब्लड सेल, एक है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल में तीन तरह के सेल होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट के दो पार्ट होते हैं ना, मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट। ठीक है, और ये बी लिम्फोसाइट जो हैं वही आपके बी सेल हैं। बी लिम्फोसाइट क्या है? बी सेल हैं। बी सेल को दो भागों में बांट दिया गया, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। प्लाज्मा बी सेल किसका प्रोडक्शन करता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के वजह से
प्लाज्मा बी सेल को हम फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। प्लाज्मा बी सेल को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी का ये प्रोडक्शन करते हैं। इनको आपको नोट्स में नहीं बनाना है, ये केवल समझने के लिए। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, तो एक बार रिप्लाई कर दें। यहां तक की बातें अगर समझ में आई हो तो इसको रिप्लाई कर दें यहां पे एक बार। सुजाता, सतीश, ओके। अब हम आगे बात करते हैं। ये यहां पे एक बात यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बातें करते हैं तो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी जो होता है, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है ये प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है ये? तो इसको कहते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन में अगर देखा जाए तो ग्लोबुलिन प्रोटीन आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अल्फा ग्लोबुलिन, एक होता है आपका बीटा ग्लोबुलिन, और एक होता है आपका गामा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन जो होता है वही आपका एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है। और गामा ग्लोबुलिन को हम क्या कहते हैं? गामा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनो ग्लोबुलिन कहते हैं। और इसको हम आईजी से इंडिकेट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं और इसको आईजी से हम इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? आईजी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी को हम आईजी से लिखते हैं। बातें यहां तक क्लियर? अब बात आती है कि एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होते हैं, चेन से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें 2 बड़े चेन होते हैं, 2 छोटे चेन होते हैं। बड़े चेन को हम हैवी चेन कहते हैं और छोटे चेन को हम लोग लाइट चेन कहते हैं। बड़े चेन को हम हैवी चेन कहते हैं, छोटे चेन को हम लाइट चेन कहते हैं। बड़ा चेन छोटे चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। और ये भी आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है ना। बड़ा चेन छोटे चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और बड़ा चेन बड़े चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका एंटीबॉडी का एक जनरल व्यू है, जिसको आप एक बार समझेंगे और देख लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंटीबॉडी की स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। एंटीबॉडी इज इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी क्या है? अभी बताया कि एंटीबॉडी एक ग्लोबुलिन प्रोटीन है। और कौन सा ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा? तो उसमें होगा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। रेगुलेट द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन में 3 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा ग्लोबुलिन होता है। तो जो गामा ग्लोबुलिन होता है वही इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो यहाँ लिखा है गामा ग्लोबुलिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज इम्यूनोग्लोबुलिन। जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं वही क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। इनको इंडिकेट करते हैं हम आईजी से, आगे डिनोटेड बाई आईजी यहाँ पे है। एंटीबॉडी आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस बाई प्लाज्मा बी सेल। कौन प्रोड्यूस करता है इसको? प्लाज्मा बी सेल। देयरफॉर इट इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी। किसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी? प्लाज्मा बी सेल को। प्लाज्मा बी सेल को हम फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। आगे बात करते हैं। एंटीबॉडी कंप्राइज 20% ऑफ टोटल प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा ना।
एंटीबॉडी जो है वो 20% टोटल बॉडी प्रोटीन का कंज्यूम करता है या कंटेन किए होता है। आगे रेट ऑफ प्रोडक्शन, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के रेट क्या हैं? तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज कितना? 20,000 एंटीबॉडी पर सेकेंड। एक सेकेंड में करीब करीब 20,000 एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। यहां तक बातें क्लियर है तो आगे बढ़ें। देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जब हम देखेंगे तो हमने देखा एंटीबॉडी आर प्रोटीन मॉलिक्यूल और गामा ग्लोबुलिन होता है। दे आर फॉर्म्ड बाई 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। यह 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, इन विच 2 आइडेंटिकल हैवी चेन और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होते हैं, जिनमें 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होता है और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होता है। ठीक है ना। अब एंटीबॉडी की बात करिए तो देखिए एंटीबॉडी ये है, ये आपका एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी में ये लाइट चेन होगा और हैवी चेन होगा, जिसमें 2 आपके लाइट चेन होंगे और 2 आपके हैवी चेन होंगे। 2 क्या होंगे? 2 लाइट चेन होंगे और 2 हैवी चेन होंगे। लाइट चेन में देखेंगे तो कितने? 220 अमीनो एसिड होते हैं ना। लाइट चेन में 220 अमीनो एसिड होते हैं और हैवी चेन में देखेंगे तो 440 अमीनो एसिड होते हैं। 440 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है ना। हैवी चेन में एक वेरिएबल पोर्शन होता है, सॉरी लाइट चेन में वेरिएबल पोर्शन और एक पोर्शन कांस्टेंट पोर्शन होंगे। वेरिएबल पोर्शन में 110 अमीनो एसिड होते हैं और कांस्टेंट पोर्शन में भी 110 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है ना। और इनको भी क्या बांट दिया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है, वेरिएबल पोर्शन और कांस्टेंट पोर्शन में बांट दिया गया है। यहां वेरिएबल पोर्शन में 110 अमीनो एसिड होते हैं और इधर कांस्टेंट पोर्शन, ये गलत आ गया है यहां पे, और कांस्टेंट पोर्शन में कितना हो जाएगा? 440। 110 निकाल दीजिए, 0 3 3 330। कितने? यहां पे 330 अमीनो एसिड होंगे। ठीक है ना। कितने? 330 अमीनो एसिड होंगे। यहां तक बातें क्लियर हैं? हम डायग्राम से भी देखेंगे आगे चल के। तो डायग्राम से अगर देखना चाहते हैं, चलिए आगे यहां पे देखते हैं। द लाइट चेन बाइंड विद हैवी चेन। लाइट चेन जो है वो बाइंड होता है हैवी चेन के साथ, किस बॉन्ड के द्वारा? तो डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, एंड फॉर्म द वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या बनाता है ये? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। तो अब आपका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे ना। ये आपके क्या हैं? हैवी चेन है, और यहां पे आपको ये दिखेंगे, दीज आर द लाइट चेन ना। ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। हैवी चेन है और लाइट चेन। तो यहां पे कह रहा है कि लाइट चेन बाइंड विद हैवी चेन। लाइट चेन किससे बाइंड कर रहा है? हैवी चेन से। तो ये लाइट चेन है, हैवी चेन से बाइंड होगा डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। यहां डाई सल्फाइड बॉन्ड होंगे, यहां डाई सल्फाइड बॉन्ड होंगे। आगे बात कर रहा है यन टर्मिनल या एमिन ग्रुप टर्मिनल एंटीजन बाइंडिंग साइट टेक प्लेस विच इज कॉल्ड पैराटोप्स कहते हैं उसको ना।
पैराटोप्स कहेंगे। तो यहां पे आप देखिएगा, आगे की बात करेंगे, डायग्राम से थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। इसको यहां से दो भागों में बांट दीजिए, यहां से इसको दो भागों में बांट दीजिए, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम वेरिएबल पोर्शन बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है उनको हम कांस्टेंट पोर्शन बोलते हैं, कांस्टेंट पोर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल पोर्शन में यहां पे, यहां देखिएगा, यहां आपका एमीन ग्रुप टर्मिनल होगा और यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप टर्मिनल होगा। यहां पे भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप टर्मिनल होगा और यहां पे आपका एमीन ग्रुप टर्मिनल होगा, ठीक है। बातें समझ में कुछ का, देखो इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझो डायग्राम से तो समझ में आएगा वापस। देखिए भैया, एंटीबॉडी का डायग्राम पहले समझेंगे, समझ में आ जाएगा, देन बात करेंगे इसमें। ठीक है, ये आपका हैवी चेन हो गया, ये आपका लाइट चेन हो गया, ठीक है ना। हैवी चेन हो गया और एक आपका लाइट चेन हो गया। हैवी चेन का ये जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं क्या, एमीन ग्रुप टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एमीन ग्रुप टर्मिनल बोलेंगे। एमीन ग्रुप टर्मिनल होगा और ये भी आपका एमीन ग्रुप टर्मिनल होगा। इसका जो एंड होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप टर्मिनल होगा ना, क्योंकि आप पेप्टाइड चेन को देखेंगे, पेप्टाइड देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए पेप्टाइड है, तो यहां पे होता है एन टर्मिनल, यहां होता है सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, यहां एन टर्मिनल और इधर आकर सी टर्मिनल। इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये लास्ट में सी टर्मिनल और इधर एन टर्मिनल। तो सी टर्मिनल का मतलब एमीन ग्रुप टर्मिनल, और सॉरी एन टर्मिनल का मतलब, और सी टर्मिनल का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप टर्मिनल। तो ये एक चेन है, तो यहां पे ऐसे दिख रहा है, और इसके अंत में भी यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यहां पे आपका एमीन ग्रुप होगा, यहां पे आपका एमीन ग्रुप होगा, ठीक है। ये ऐसे होंगे, यहां तक क्लियर। ये आपका लाइट चेन है, लाइट चेन है, और ये आपका हैवी चेन है, हैवी चेन है, ठीक है। लाइट चेन हैवी चेन से जुड़ा हुआ है डाई सल्फाइड के बॉन्ड के द्वारा, लाइट चेन हैवी चेन से जुड़ा हुआ है डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, हैवी चेन से जुड़ा हुआ है डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, हैवी चेन से जुड़ा हुआ है डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब देखिएगा, यहां पे ऐसे पोर्शन पाए जाते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे, इनको हम यहां से दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको बोलते हैं वेरिएबल पोर्शन, और ये नीचे का जो पोर्शन है, ये वाला नीचे का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन बोलते हैं। वेरिएबल पोर्शन होता है और कांस्टेंट पोर्शन होता है, दो भागों में इनको हमने बांट दिया। वेरिएबल पोर्शन वाले रीजन में पाए जाते हैं आपके, ये एंटीबॉडी है तो ये एंटीजन से बाइंड करेगा, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं यहां पे, ठीक है। और यहां पे इस वाले पोर्शन में आपको
CDR दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? CDR। तो ये CDR3 होगा, CDR2 होगा और CDR1 होगा। तो यहां पे भी होता है CDR3, गलत हो गया, CDR1 ये होगा, CDR2, CDR3, यहाँ CDR3 होगा, CDR1 होगा, यहाँ CDR2 होगा। ये इस तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं। बातें क्लियर है? तो उसी तरीके से CDR यहां है और उसी तरीके से CDR यहां है। तो ये कुछ चीजें समझ में आई होंगी आपको। इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। इनको यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एंटीबॉडी को दो भागों में बांटा गया है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं फैब रीजन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एफसी रीजन। फैब का मतलब होता है फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है ना। फैब रीजन और एफसी रीजन में इसको बांट दिया गया। तो ये एंटीबॉडी का एक जनरल व्यूज है। अब हम आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे हम कुछ चीजों को देख लेते हैं फिर आगे। तो एमिन ग्रुप टर्मिनल पे आपको एंटीजन बाइंडिंग साइट दिखाई देता है, और इस एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम लोग पैराटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराटोप्स कहते हैं। आगे, एंटीबॉडी हैज CDR। एंटी के बॉडी के पास CDR पाया जाता है इन वेरिएबल रीजन। किधर? वेरिएबल रीजन, जो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू CDR1, CDR2, CDR3। CDR3 जो होता है वो मोस्ट वेरिएबल होता है। CDR3 जो होगा, जो एकदम आगे पाया जाएगा, जैसे ये हाथ मान लीजिए है, तो इस हाथ में 3 पोर है, 1 2 3। ज्यादा वेरिएबिलिटी कहाँ होती है? या CDR3 पे, यानी इस पोर्शन पे ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है, ज्यादा खुल पाएगा। तो देयरफॉर द CDR3 आर मोस्ट वेरिएबल बिकॉज द CDR3 आर प्रेजेंट इन दिस पोर्शन। देयरफॉर द CDR3 आर मोस्ट वेरिएबल। आगे, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल डिफरेंशिएटेड इनटू 2 रीजन। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को 2 रीजन में बांटा गया है। एक का नाम है फैब रीजन। फैब रीजन मतलब फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। दूसरा है एफसी रीजन, फ्रैगमेंट ऑफ कांस्टेंट रीजन कहा जाता है। तो ये भी हमने आपको डायग्राम में यहां दिखा दिया है। ये सारी चीजें क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। अब ये डायग्राम एक और एंटीबॉडी का हमने बनाया है, समझने के लिए डायग्राम है ना। सेम डायग्राम वही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक डायग्राम ये भी है, तो आप इनमें से जो चाहें वो डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम आपने बनाना कंपलसरी होगा, ये वाला डायग्राम आपने बना लेना है, ठीक है ना। ये डायग्राम बना लेना है, ठीक। अब जैसे यहां पे लिखा है CH लिखा है ना, तो कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन है CH का मतलब, और यहां CL लिखा है तो कांस्टेंट पोर्शन ऑफ, क्या कहते हैं, हैवी चेन, लाइट चेन, ठीक है ना। यहां पे VL लिखा है तो वेरिएबल पोर्शन ऑफ लाइट चेन। यहां VH लिखा है तो वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी चेन होगा ना। इनका मीनिंग होगा तो आप समझे रहेंगे इसको। यहां तक क्लियर है? लिख दें CH का मतलब, CH लिखा होगा तो क्या होगा? CH लिखा होगा तो कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, आगे है CL लिखा होगा तो हो जाएगा कांस्टेंट रीजन
ऑफ लाइट चेन, ऐसे हो गया। चलिए आगे, उसी तरीके से वेरिएबल होगा तो वेरिएबल कर लेंगे। एक स्ट्रक्चर आपको यह भी देखने के लिए दिया गया है ना, इसे भी समझेंगे ना। ये स्ट्रक्चर भी कहिए तो हम आपको समझा देते हैं। देखिए कैसे है ये स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है। कहां गया हो? इस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है उसको समझा देते हैं आपको। देखिए इस तरीके से डायग्राम है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब देखिएगा इसमें लिख देते हैं, बातों को समझिएगा, बहुत आसान सा ही है। ये आपका हैवी चेन है तो यच कर देते हैं, यच कर देते हैं, यच कर देते हैं, ये यच कर देते हैं। ये भी हैवी चेन है तो इसको हम लोग यच कर देते हैं, यच कर देते हैं, यच कर देते हैं और यच कर देते हैं। ठीक है, हैवी चेन हो गया। हैवी चेन में ये कांस्टेंट रीजन है तो सी कर देते हैं, सी कर देते हैं, सी कर देते हैं। ये कांस्टेंट पोर्शन, ये वेरिएबल पोर्शन है तो भी कर देते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट पोर्शन है तो सी कर देते हैं, सी कर देते हैं, सी कर देते हैं, और ये वेरिएबल पोर्शन है तो इसको वी कर देते हैं। ये लाइट चेन है तो इसको यल कर देते हैं, इसको यल कर देते हैं। ये लाइट चेन है तो इसको यल कर देते हैं, इसको यल कर देते हैं। ये कांस्टेंट रीजन है तो सी कर देते हैं, कांस्टेंट, ये वेरिएबल है तो भी कर देते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल, ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है। अब ये इनके बीच में एक बॉन्ड होगा भाई साहब ना। यहां पे कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, 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 यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहां पे आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका यहां पे होगा, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पे होगा, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड आपके यहां पे होंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम, यही डायग्राम है जो ये इस तरीके से आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये यही वाला डायग्राम यहां पे आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक, तो ये डायग्राम कैसे बना, तो ये चीजों को समझने के लिए है। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड के नंबर यहां पे अगर गिनने होंगे तो यहां पे आप गिन लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 इधर, 4 इधर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कुल जो है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है कुल 16 हो गए। तो कम से कम डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं? 16 होते हैं एक एंटीबॉडी के अंदर। ये डायग्राम क्लियर है? कुछ बातें यहां से आप एक बार देख लेंगे, नेमिंग सेम है ना। हैवी बॉन्ड लाइट होगा आपको,
ठीक है, एफसी रीजन, हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक, एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे चलें। बोलो भाई, चलो आगे चलते हैं। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हैं, हम बारी बारी से एक एक जन को पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, क्लासिफिकेशन या डायवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी, क्लासिफिकेशन एंड डायवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन, हैवी चेन के बेस पे एंटीबॉडी को क्लासिफाई किया गया है। किसके बेस पे? हैवी चेन के बेस पे एंटीबॉडी को क्लासिफाई किया गया है। और वो क्या क्या होंगे? वो होंगे आपके IgA, IgD, IgE, IgG और IgM, ये एंटीबॉडी के टाइप होंगे। अब IgA को IgA क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो हैवी चेन होता है वो अल्फा टाइप का चेन पाया जाता है। कैसा? अल्फा टाइप का चेन पाया जाता है और ये सेकेंड अबॉन्डेंट एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंड अबॉन्डेंट एंटीबॉडी होते हैं। और IgD में डेल्टा टाइप के हैवी चेन पाए जाते हैं, IgE में इप्सिलॉन टाइप के हैवी चेन पाए जाते हैं, IgG में गामा टाइप के हैवी चेन पाए जाते हैं और ये फर्स्ट अबॉन्डेंट एंटीबॉडी होता है। ठीक है। और IgM में म्यू टाइप के चेन पाए जाते हैं और ये थर्ड अबॉन्डेंट एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं? थर्ड अबॉन्डेंट एंटीबॉडी के अंतर्गत इनको कंसीडर किया जाता है। अभी आगे देखिएगा, हम IgA के बारे में बात कर रहे हैं। IgA क्या है? इट इज सेकेंड अबॉन्डेंट एंटीबॉडी। यह सेकेंड अबॉन्डेंट एंटीबॉडी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। इट इज अबाउट 10 से 15% ऑफ टोटल एंटीबॉडी, या कुल एंटीबॉडी का 10 से 15% होता है। आगे, इट प्रेजेंट इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी यह एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, इट अकर इन एक्सटर्नल सिक्रीशन, जैसे आंसू, टीयर्स में, सलाइवा में और सेमाइनल फ्लूइड में इसकी मात्रा पाई जाती है। किसकी? IgA की मात्रा टीयर्स में पाई जाती है, सलाइवा में पाई जाती है और सेमाइनल फ्लूइड में पाई जाती है। और इनकी मात्रा कोलेस्ट्रम में भी होती है IgA की। इट इज ऑफ 2 टाइप, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीरम IgA और दूसरा होता है सिक्रीटरी IgA। आगे सीरम IgA की बात करेंगे तो सीरम IgA मोनोमेरिक इन स्ट्रक्चर होता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, मोनोमेरिक इन स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन एक्सटर्नल फ्लूइड। आगे, इट अंडरगो SDS। SDS का मतलब क्या होगा? SDS का मतलब होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जब हम इनका, इस एंटीबॉडी का सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करवाते हैं तो हमको 2 चेन मिलता है या 2 बैंड मिलता है, एक लाइट बैंड मिलता है और एक हैवी बैंड मिलता है। अब बात करते हैं सिक्रीटरी IgA का। सिक्रीटरी IgA जो होते हैं वो डाईमेरिक इन स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर PGT ना। डाईमेरिक इन स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से डाईमेरिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं, ये मोस्ट अबॉन्डेंट इन चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए ये मुख्य होता है। इट इज फाउंड इन फीकल मैटर, यानी मल में भी पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोप्रो एंटीबॉडी कहते हैं। फीकल मैटर मतलब मल कहते हैं। आगे बात करते हैं, द डाईमेरिक स्ट्रक्चर बाइंड विथ J चेन एंड सिक्रीटरी चेन। डाईमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो J चेन और सिक्रीटरी चेन से बंधे होते हैं और इनका अगर हम SDS पेज कराते हैं, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करवाते हैं, तो 4 तरह के चेन हमें प्राप्त होते हैं, हैवी चेन, लाइट चेन, J चेन और
सिक्रीटरी चेन हमको प्राप्त होते हैं इस प्रक्रिया के दौरान। ये इनके स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी के, और डाइमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को भी आप लोग बना लेंगे। आज की क्लासेस बस इतनी, इधर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है क्लास में ना, शेड्यूल सेट नहीं हो पा रहा है। अभी 1-2 दिन में सेट हो जाएंगे सारे, तो आप लोगों के क्लासेस वैसे रन करेंगे कंप्लीटली, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है। यहां तक की सारी बातें आप लोगों ने क्या करनी है, कर लेनी है। फिर हम आगे की बातें अगले क्लास में करेंगे। अच्छा, इसमें कितने लेक्चर हो गए इम्यूनोलॉजी में? 3 लेक्चर हो गए कि 2 लेक्चर हो गए? इम्यूनोलॉजी में कितने लेक्चर हो गए? ये तीसरा है आज ना? 3 लेक्चर, आज तीसरा था। 1 लेक्चर और लगेगा चौथे लेक्चर में, ये 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। पूरा यूनिट खत्म हो रहा है ना 4 लेक्चर में। हाँ ठीक है, तो 1 लेक्चर और लगेगा, ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 यूनिट, तीसरा यूनिट इसमें और बचेगा आप लोगों का। तो तीसरा यूनिट हमको लगता है कि 1-2 दिन में, मतलब उसको भी हम अगले हफ्ते में कंप्लीट कर देंगे। तो 2 पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये बड़ा था। उसके बाद तीसरा पेपर शुरू करेंगे। तीसरा पेपर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगा, मॉलिकुलर वो जेनेटिक्स, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, वो भी तेजी से ही खत्म हो, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल अगली क्लास में, ठीक। और बहुत सारे लोग क्लास में आज नहीं है, कोशिश करिए क्लास में आने के लिए, ठीक। ओके। और नोट्स कल का चला गया कि भी बाकी है? कल का नोट्स हमने भेजा था? नहीं, कल का नोट्स एप्लीकेशन पे चला गया है? नहीं, ओके। आज हम उसको अभी कर देते हैं कि आपके एप्लीकेशन पे दिख जाए, ठीक है। ओके, आज का और कल का दोनों चला जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।